तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसके प्रयोगों में कुत्ता एक विषय था। ठीक है, तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किसने किया था, तो आपको पता है कि पावलो ने किया था। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर किया था। ठीक है, और स्किनर ने किसके ऊपर किया था, चूहे के ऊपर किया था। और कोहलर ने किसके ऊपर किया था, चिंपैंजी के ऊपर किया था। ठीक है, कभी कभी बनमानुस भी लिख करके आ जाता है, इसका नाम था सुल्तान नाम था इसका। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अब मैंने आपको बताया था बिल्ली और चूहे का खेल कहाँ चलता है, अमेरिका में। तो स्किनर और थॉर्नडाइक कहाँ के थे, अमेरिकी थे, इसको याद रखेंगे। पावलो कहाँ के थे, रूसी थे। ठीक है, मतलब रूस के थे। दूसरी बात, यहाँ पर 1904 में इनको क्या मिला था, नोबेल मिला था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी पूछ लेता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, पावलो ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको बोला जाता है। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर सिद्धांत जो दिया था वो यहाँ पर दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनके 3 नियम थे, जिसमें तत्परता, किसी भी चीज़ को तत्परता से करोगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए तत्पर हो। दूसरा अभ्यास, जैसे कि आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी करने के लिए तत्पर हैं, सुपर टेट की तैयारी करने के लिए तत्पर है, मतलब मोटिवेशन अंदर से आ गया। फिर आपने अभ्यास किया, फिर अभ्यास करने के बाद क्या होगा, आपको उस पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य नियम थे, तत्परता, पहले किसी चीज़ के लिए तत्पर होइए, फिर अभ्यास, फिर प्रभाव। अब इनके 5 गौण नियम थे थॉर्नडाइक के, उसको भी देख लीजिए। तो एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि बहू की आत्मा और मन, ठीक है, में आंशिक संबंध है। जैसे बहू की आत्मा होती है और मन होती है, बहू का जो मन है कुछ और कहता है, आत्मा कुछ और कहती है, और उसमें जो है ना, इन दोनों के बीच में द्वंद्व हमेशा रहता है, सास को माने कि पति को माने, सास को माने कि पति को माने। ठीक है, सास जो है वो आत्मा है, पति जो है मन है, मतलब मान लीजिए ऐसा। तो उसमें आंशिक संबंध होता है। ठीक है ना, तो आंशिक मतलब समझते हैं थोड़ा बहुत, और संबंध का मतलब संबंध। तो अब इस तरीके से याद रखिएगा, बहु प्रतिक्रिया, आत्मीयता, मनोवृत्ति, आंशिक और उसके बाद संबंध। तो ये 5 नियम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये गौण नियम है, पूछ सकता है भाई, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाता है हर एग्जामिनेशन में, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, तो स्किनर ने पुनर्बलन के बारे में बात की थी, इसको भी याद रखिएगा। पुनर्बलन के बारे में किसने बात करी थी, पुनर्बलन के बारे में थोड़ा सा मेरा जो लिखने वाला पेन है ना, वो थोड़ा सा वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग इतनी गंदी देखने को मिलती है, इतनी गंदी है नहीं। ठीक है, कोहलर ने यहाँ पर सूच के सिद्धांत के बारे में बात करी थी कि अचानक से आपको यहाँ पर अधिगम देखने को मिलता है। अब लगातार बहुत सारी चीज़ें करेंगे और अचानक से आपको यहाँ पर सूच देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो, लेकिन परीक्षा में जाने के बाद तो कई चीज़ें भूल जाते हो। क्यों, क्योंकि सूझ का सिद्धांत काम नहीं करता। सूझ है जैसे कि हाँ 4 ऑप्शन है, अब आपने पढ़ा है और आपका सारा दिमाग जो है अचानक से काम आएगा। अब थॉर्नडाइक के बारे में सारी थ्योरी एक ही लाइन याद तो नहीं करोगे ना, पावलो के बारे में लाइन एक चीज़ तो याद करोगे नहीं। आप क्या करोगे, कुत्ता, मतलब संबंध आपको तुरंत याद आएगा, हाँ पावलो कुत्ते से संबंधित है, सूझ का सिद्धांत काम करता है, इसलिए परीक्षा में हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पावलो होगा। ठीक है, अच्छा खासा थोड़ा सा डिटेल हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके हित में किया जाता है। तो यार आपको पता ही है, समस्या समाधान को लेकर के किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें मैंने भर दी। ठीक है, क्यों भर दी, परेशान करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्लास में खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि कमल के बारे में बोलिए। ठीक है, अब आपकी तैयारी तो है नहीं कमल के बारे में, बट हम यहाँ पर अप्रिसिएट करेंगे आपको कमल के बारे में, कि कमल सोचो कहाँ खिलता है, तो सर कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलता है ना कमल। ठीक है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो जिसका जो निशान है वो कमल है, तो नहीं पता है। तो मोदी जी किस में हैं, तो बीजेपी। तो देखो कुछ तरीके से मानसिक उसको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कुछ टिप्स दी जा रही है उसको, ताकि वो चीज़ों का जवाब दे सके। तो मतलब क्रिएटिविटी लाने के लिए उसके अंदर क्रिएटिविटी, मतलब कि जब भी कोई चीज़ उसको बोला जाए उसके दिमाग में वो चीज़ें टच करे, मतलब अपने दिमाग पे जोर दे, उसको बोलते हैं मानसिक उद्वेलन। कि उसको हम लोग प्रेशर देने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी मुसीबत में अचानक से फंस जाते हो तो भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, तो समस्या का समाधान भी आता है समस्या के साथ। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान यही चीज़ कहने की कोशिश करता है कि बच्चों के क्रिएटिविटी को लेवल को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब समस्या ही नहीं होगी समाधान कैसे होगी। तो समस्याओं को बार बार डेवलप की जाती है बच्चों के सामने, और बच्चे उस समस्या का समाधान निकालते हैं, तो वो क्रिएटिविटी उनके अंदर डेवलप होती है। लेकिन किया क्या जाता है, समस्या का पहले समाधान किया जाता है, उसके बाद क्रिएटिविटी आती है। इसलिए बच्चे जो है आंसर नंबर फर्स्ट मार के चले आते हैं, ऐसा नहीं है। आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए सिंपल सा सवाल का सिंपल सा जवाब है, परीक्षण निर्माण के लिए। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है आपको पता है।
अब देखेंगे ब्लूप्रिंट तैयार कैसे करा जाता है, जैसे कि परीक्षा का जो लेबल होगा वो कैसा होगा, ठीक है, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, किस तरीके के क्वेश्चंस इस परीक्षाओं में डाले जाएं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस डाले जाएं, ये सब क्या होता है, ये सब ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। इसका परीक्षण के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखेंगे, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया। पूर्व संक्रिया मतलब प्री ऑपरेशनल की बात की जा रही है, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि फ़ॉन्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट होने से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं आप देखोगे कि हिंदी मीडियम के ही हैं, इसलिए मैं इसको जहाँ पर भी लगता है इंग्लिश बताना चाहिए बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखूँगा फ़ॉन्ट ख़राब होगा, और फ़ॉन्ट ख़राब होगा तो आपको पता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर यहाँ पर जो देखोगे ना वही चीज़ दिमाग में छपती है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, आपको दिखे कि हाँ पूर्व संक्रिया के बारे में सर ने बताया था, और सेकंड नंबर ऑप्शन था पियाजे के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा पूर्व संक्रिया मतलब किसने बताया था, पियाजे ने बताया था। प्री ऑपरेशनल के बारे में पियाजे के 4 स्टेज हैं, आपको पता ही है। एक है सेंसरी, ठीक है, एक है आपका प्री ऑपरेशनल, फिर है कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट है, और एक है फॉर्मल, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो ये है 0 से लेकर के 2 वर्ष, फिर 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के लिए कौन सा होता है, 0 से लेकर के 2 वर्ष, फिर 2 से लेकर के 7 वर्ष के लिए प्री ऑपरेशनल होता है, जिसमें आप देखोगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेजेस होते हैं जिसमें बच्चे जो है कम ज़्यादा में फ़र्क नहीं कर पाते। फिर कंक्रीट जिसको हम बोलते हैं मूर्त, जो चीज़ें दिखेंगी मूर्त, जिसकी एज जो होती है 7 से 11 साल तक की होती है। अब उसके बाद होती है 11 से लेकर के ऊपर तक की, ठीक है, 18, 16, 17 जो भी कह सकते हैं, वो होती है औपचारिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त, ठीक है। तो चौथा स्टेज जो होता है अमूर्त होता है, औपचारिक बोलते हैं, जो इसका एज जो होता है 11 से 15, 16, 17, 18 तक होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉलर के बारे में हमने बात कर ही लिया है, ठीक है। स्किनर के बारे में बात कर ही लिया। ब्रूनर थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा अटपटा सा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। हर एक चीज़ की पढ़ाई को क्या कहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा को पढ़ने को क्या कहते हैं, पास करने को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं यूपी टेट, ठीक है। जॉब लेने को यूपी टेट में क्या कहते हैं, अगर जॉब ले लिया तो किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की। तो यहाँ पर इस तरीके से हर चीज़ के स्टडी की जाती है, हर चीज़ को। जैसे पॉपुलेशन को स्टडी करने को क्या कहा जाता है, कि जनसंख्या कितनी बढ़ी, अगले 10 साल में जनसंख्या क्या हो सकती है, क्या 2 पॉलिसी लानी चाहिए, 2 बच्चों वाली, 3 बच्चों वाली, ठीक है, 1 बच्चों वाली पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये स्टडी की जाती है ताकि अराजकता ना फैले देश में। तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि एस्ट्रोनॉमी को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी को जानते ही हो। आजकल बहुत ऐड भी आता है, आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा कि मेरे मम्मी पापा ऐसे थे, वो लोग चाहते थे ऐसा वैसा, फिर हमें पता नहीं चलता था, शादी वादी नहीं हो पाती थी, फिर मैंने ये एप्लीकेशन देखा, फिर ऐसा हो गया, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्स से संबंधित है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो इससे संबंधित है। अब यहाँ पर देखोगे कि इकोलॉजी सबको पता है इन्वायरमेंट स्टडी से, तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट से संबंधित है, इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो हैंड राइटिंग कितनी गंदी है, कोई बात नहीं। जीनियोलॉजी क्या होती है, थोड़ा सा टेढ़ा है। एंसेस्टर हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, एंसेस्टर हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर स्टडी की जाती है। जैसे कि मान के चलो हिस्ट्री के बारे में जब भी आप देखोगे पुराना इतिहास क्या है, कैसे था, क्या नहीं था, उस चीज़ के बारे में। तो ठीक है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन को लेकर के, यूनिवर्स की स्टडी इसको बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी को, इन्वायरमेंट को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के जीनियोलॉजी, ठीक है। अब शून्य का तत्सम रूप क्या है, तो शून्य बच्चा बता देगा शून्य। अब कन्फ्यूज़न क्या होगी बच्चों को, यहाँ पर कौन सा वाला मात्रा लगा है, भाई यहाँ पर तो ये वाला मात्रा है तो ये लगा देते हैं, ये सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे परीक्षाओं में, तो इन सभी क्वेश्चंस के बचना है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा। और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निष्कपट का यहाँ पर संधि विच्छेद बताइए। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जहाँ पर भी आधा इस तरीके का स दिख जाए उसमें क्या होगा, ये वाला बिंदी लगेगा, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो निष्कपट में यहाँ पर आधा स है, तो याद रखिएगा, तो ये आधा स जो होता है ये 2 बिंदुओं से होकर के गुजरता है। चलिए, तिब्बत के सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, इस चीज़ को याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी
जब आती है ना सांगपो से, तिब्बत से, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, लेकिन जब भी वो एंटर करती है आपके यहाँ पर आसाम में, तो आसाम में आप देखोगे कि असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। रीज़न क्या है? पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर बरसात होती रहती है। और आपको पता है मेघालय में कितनी बरसात होती है, ठीक है? दुनिया में सबसे ज़्यादा जगह मासिनराम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरी दुनिया में, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र में पहले पानी ज़्यादा नहीं होती है, तिब्बत से जब आती है तो, लेकिन जब आप देखोगे कि आसाम में आती है तो वहाँ पर पानी बढ़ जाता है। सारे नदियों का, दिहांग नदी है वहाँ से पानी आता है, बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ से पानी आता है, तो पानी जो है वो चौड़ा हो जाता है, पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये जब तिब्बत से जब निकलती है ब्रह्मपुत्रा, आसाम में आती है, आसाम से जब निकलती है तो ये बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? अब मैं बता देता हूँ। इधर से गंगा आई, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है बांग्लादेश में? तो गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। और जमुना और पद्मा मिल करके क्या बनाती हैं? मेघना बनाती हैं। और ये मेघना क्या है? सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, ठीक है? इसको भी याद रखेंगे, ठीक है? बाकी चेनाब के बारे में और सिंधु के बारे में, इसकी सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे चेनाब हुआ, झेलम हुआ, ब्यास हुआ, सतलज हुआ, इन सभी नदियों के बारे में हम बात करेंगे बहुत अच्छे से, मैपिंग के थ्रू यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? मैपिंग के थ्रू यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर कैसे निकलती हैं, हिमाचल से कैसे निकलती हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि एक मानसरोवर झील है, वहाँ से कैसे निकलती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग मैपिंग के थ्रू। गंगा जी के बारे में भी यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में भी जब हम नदी टॉपिक करेंगे। और ज़रूरी है, एक प्रश्न आएगा, बहुत हल्के प्रश्न आएंगे, वो हल्की चीज़ें ही पढ़ेंगे, बहुत डीप में यूपीएससी टाइप नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है? कि एक एक सहायक नदियों के बारे में इधर से मैप बनाया, इधर से मैप बनाया और कौन कहाँ मिलती है, ऐसा नहीं करना। बहुत सिंपल पूछेगा कि सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, यमुना के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, ये बेसिक चीज़ें पूछेगा, उसी चीज़ को पढ़ना है। अब देखिए, भारत में कौन सी मुख्य एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से संबंधित कार्य करती है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सबसे आसान है, इसको दिक्कत ही नहीं है। जल से रिलेटेड जल वाला कार्य करेगा, ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड ग्रीन तरीके के कार्य बात की जाएगी, जैसे कि हरियाली को लेकर के। सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इंडिया के सर्वे को लेकर के बात करता है। प्रदूषण को लेकर के कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है? किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई और चौड़ाई का दुगना है, ठीक है? तो कमरे का जो दीवारों का क्षेत्रफल है ना, वो 660 मीटर है, ठीक है? और उसकी लंबाई और चौड़ाई का दोगुना है, तो उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई का दोगुना है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत की क्षेत्रफल क्या होंगी? तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई का दुगुना है लंबाई, तो लंबाई जो है इसका कितना होगा? लंबाई जो होगा चौड़ाई का दुगना है, तो पहले यहाँ पर ब्रीथ देख लेते हैं। ब्रीथ क्या है? x है, तो ये l क्या होगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगना है ना, चौड़ाई का दुगना है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या होगा? 2x हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर देखोगे कमरे का कमरे की ऊंचाई भी दे रखा है, हाइट दे रखा है, ठीक है? हाइट दे रखा है, कितना हाइट है भाई? 11 मीटर, ठीक है? अब छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 660 है, ठीक है? इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा ये ऐसे होगा, 2l + b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? h, ठीक है? तो l कितना दे रखा है? 2x, और x कितना है? यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है? और 11 इधर दे ही रखा है, h 11 दे रखा है, ठीक है? 11 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, 660 दे रखा है। दोबारा से एक बारी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2lb और h है, तो lb लंबाई और लंबाई और प्लस ब्रेथ मतलब चौड़ाई जोड़ दिया गया, और हाइट को यहाँ पर गुणा कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 2 आपका यहाँ पर दे रखा है, l दे रखा है और b दे रखा है। l और b मिला करके l कितना है? 2x है और b x है, तो दोनों मिला करके 3x हो जाएगा, और 11 हाइट दे ही रखी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको लाएंगे नीचे, 660 है, और इसके नीचे लाएंगे 11 को, फिर नीचे भी 2 को लाएंगे, और यहाँ पर क्या है? 3x है। अब यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 60 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे तो 30 बार में जाएगा, तो 30 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है? तो जब x बराबर 10 हो जाएगा तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पर हम लोग x में मान रख देंगे, यहाँ पर 10 है, इसको 10 में रख देंगे, यहाँ पर 10, 2 और 10 कितना होता है? 20, ठीक है? तो 20 और 10 मिला करके गुणा करेंगे, lb
छत का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि छत जो भैया लंबाई और चौड़ाई ही तो होता है, और यहाँ पर ऊंचाई तो होता नहीं है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल निकलेगा, L इंटू बी। तो L 20 हो जाएगा और चौड़ाई जो होगी वो 10 हो जाएगा, ब्रेथ 10 हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। आंसर नंबर 3। तो मैथ के क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा हैंड राइटिंग है, क्योंकि कलम थोड़ा सा अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट मैथ के भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से देखेंगे, और अच्छी तरीके से मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ आपकी बार। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट ये चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियोज़ देखेंगे तो मनोबल होता है कि हाँ वीडियो बच्चों को चाहिए, तो बनाने में मज़ा भी आता है, और थोड़ी सी आपको पता है वीडियो बनाने से पहले मेहनत बहुत होती है। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट जो मैं खुद तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि चीज़ें आपको याद हो सके और तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको लेकर के रिवीजन करते रहें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।